हेलो बच्चों, कक्षा 12 कृषि शस्त्र विज्ञान में दैवीय आपदाओं चैप्टर में आज हम बाढ़ के कारण पढ़ेंगे। बाढ़ के कारण जिससे कि आसपास के क्षेत्र, नदियों के आसपास के क्षेत्र पानी से भर जाते हैं अधिक वर्षा के कारण, और आवासीय क्षेत्र पानी से डूब जाते हैं, जिससे जन माल और धन की हानि होती है। बाढ़ आने के कारण नंबर एक, अत्यधिक वर्षा होने के कारण या मौसमी तूफान आने के कारण, बादल फटने के कारण जल अधिक बढ़ता है, इसलिए नदियों के प्रवाह क्षेत्रों पानी से भर जाते हैं, आसपास के क्षेत्र डूब जाते हैं, इससे बाढ़ आ जाती है। कभी कभी बांध टूटने से, जलबंधों के टूटने से आसपास के क्षेत्रों में पानी भर जाता है, जो बाढ़ का कारण होता है। तीसरा, भूकंप का आने से बांध टूट जाते हैं, नदियों का प्रवाह क्षेत्र बदल जाता है, जिससे कि आसपास के इलाके पानी से डूब जाते हैं। नदियों के उद्गम क्षेत्रों में वनों के विनाश के कारण आसपास के क्षेत्र पानी से डूब जाते हैं, जो बाढ़ का कारण होते हैं। अत्यधिक नगरीकरण क्रिया के कारण, अर्थात जहाँ बाढ़ का क्षेत्र होता है वहाँ आवास या बस्तियाँ बस जाती हैं, जो अधिक वर्षा होने के कारण या नदियों में अधिक जल आने के कारण क्या होते हैं, वो डूब जाते हैं। भारत के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र निम्नलिखित है। नंबर एक, गंगा के ऊपरी, मध्य तथा निचली भाग, जिसमें बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश आदि हैं, जो बाढ़ से अधिक प्रभावित होते हैं। नंबर दो, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र, ये भारत में है। तीसरा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि नदियों के डेल्टाई क्षेत्र, जहाँ वर्षा होने पर बाढ़ आ जाती है। चौथा, हिमालय के तटवर्ती तलहटी वाले क्षेत्र, अर्थात हिमालय के निचले क्षेत्र, जहाँ वर्षा होने के कारण, वर्षा का पानी भरने के कारण वहाँ बाढ़ की स्थिति हो जाती है। इसके अलावा भारत की अनेक नदियाँ हैं, घाघरा, गंडक, सोन, दामोदर, महानदी आदि नदियाँ जो हैं, वर्षा ऋतु में वर्षा अधिक होने के कारण अपने आसपास के क्षेत्रों को डुबा देती हैं, जिससे कि बाढ़ की स्थिति होती है। हमारे देश में पूर्वोत्तर भारत, बिहार आदि बाढ़ से अधिक प्रभावित होता है। बाढ़ पर नियंत्रण, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। जलग्रहण क्षेत्रों में वनों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए, वन वृक्ष लगाना चाहिए। दूसरा, उपयुक्त स्थानों पर बांध बनाना चाहिए, जिससे कि नदियों के जल वर्षा ऋतु में नगरीय क्षेत्रों की तरफ न बढ़ सके। छोटी छोटी नदियों और नालों पर बांध बनाना चाहिए, जिससे कि अधिक जल होने पर नगरीय क्षेत्रों में न जा सके। नदियों के अतिरिक्त जल को नीचे नालों और नालियों के माध्यम से निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए। देश की नदियों को आपस में जोड़ देना चाहिए, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में जहाँ वर्षा होती है वहाँ नदियों में बाढ़ आती है, अन्य क्षेत्रों में बाढ़ नहीं आती है। अगर नदियों को जोड़ दिया जाए तो उस नदियों के अतिरिक्त जल को दूसरी जगह प्रवाहित कर सकते हैं, जिससे कुछ क्षेत्रों में बाढ़ से बचा जा सकता है। साथ ही साथ बाढ़ वाले क्षेत्रों में जो नदियों के कछार क्षेत्र हैं, वहाँ पर बस्तियों को बनने से रोक लगानी चाहिए। बाढ़ को आने की पूर्व सूचना सरकार को देनी चाहिए। बाढ़ वाले क्षेत्रों में वन वृक्षों के कटाव पर रोक लगानी चाहिए तथा अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। दूसरा है अनावृष्ट या सूखा। अनावृष्ट का अर्थ है वर्षा का ना होना या बहुत कम वर्षा होना या अनियमित वर्षा होना। वर्षा के अनियमित के कारण फसलें सूख जाती हैं, इसलिए रबी के मौसम में फसलों की बुवाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है। क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर फसलों को वर्षा के आधारित पानी पर उगाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, क्योंकि भूमि पथरीली बजरीली है, जिससे कि वहाँ पर जल नलकूपों आदि का या नहरों का विकास नहीं किया जा सकता है। वहाँ उस क्षेत्र की फसलों का उत्पादन वर्षा जल के कारण होता है। वर्षा जल को एकत्रित करके और सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं। हमारे देश में लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो होता है वो सूखे से प्रभावित होता है। आज हम केवल यहीं तक अध्ययन करेंगे, आगे हम
सूखा के कारण इसके निवारण के उपाय के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।